गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में राज्यसभा की चर्चा कर रहे थे। ठीक, चलिए नया स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट में 1 से लेकर के 35 तक जितने आर्टिकल्स हमने पढ़ रखे हैं बताते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 2 में आर्टिकल 2 भाग 2 ने विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना। छत्तीसगढ़ में कुछ भाग करके अगर मिलाते हैं तो किस आर्टिकल के अंदर आएगा? छत्तीसगढ़ को कुछ भागों में बांट करके एक नया राज्य बनाते हैं तो आर्टिकल 2 में आएगा या 3 में? 3 में। आर्टिकल नंबर 4 में क्या है? हाँ ठीक, इसके बारे में जो संसद को शक्तियां प्राप्त है आर्टिकल 4 में। आर्टिकल नंबर 5 में संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। आर्टिकल नंबर 6 में पाकिस्तान से आने वालों को या भारत से पाकिस्तान जाने वालों को? पाकिस्तान से भारत आए हैं, इनकी नागरिकता। कोई तिथि तय की गई है क्या यहाँ पे? आर्टिकल नंबर 6 में कोई तिथि तय है? 19 जुलाई 1948। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 7 भारत से पाकिस्तान जाने वालों की और अगर वहां से वापस आते हैं तो उनकी नागरिकता के बारे में। आर्टिकल नंबर 9 अच्छा 6 7 के बाद 8 छूट गया क्या? 8 क्या है? भारतीय नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं इनकी नागरिकता किस तरीके से बनी रहेगी इसके बारे में बताया है। आर्टिकल 9 में विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 में संसद अवैध तरीके से नागरिकता समाप्त नहीं कर सकती है। 11 में ठीक, संसद को इसके बारे में भाग 2 के बारे में पूरी शक्तियां संसद को प्राप्त होगी। भाग 3 में क्या है? ठीक है, कहां से कहां तक कौन से राइट कौन से आर्टिकल्स तक हैं? 11 तक पढ़ लिए, 12 से लेकर के 35 तक। 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। 13 में विधि की परिभाषा। 14 अच्छा यहां पे सबसे पहले तो 6 फंडामेंटल राइट बता दो ताकि इसी के अंदर सारे आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा है? समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक या शिक्षा, धार्मिक, उसके बाद में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, लास्ट कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, समानता के अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल शामिल है? 14 से लेकर के 18 तक। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। 15 में ठीक, सबसे पहले है विधि के समक्ष समानता, उसके बाद में भेदभाव नहीं किया जाएगा। किन आधारों पर? 5 आधार बताए गए हैं। कौन कौन से? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है? आर्टिकल नंबर 14 हो गया। 15 फिर 16 में क्या है? अवसर की समानता।
ठीक है, नेक्स्ट है अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। नेक्स्ट कौन सा है? उपाधियों का अंत। ठीक है, नेक्स्ट 19 से लेकर के 22 तक, इसमें क्या क्या शामिल है? 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में आर्टिकल नंबर 20 में क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 22 में, अच्छा 21 के बाद 21A भी है क्या? 21A में शिक्षा का अधिकार, 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। नेक्स्ट आपका 23 और 24। 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम, ठीक है, और मानव दुर्व्यापार था, बलात् श्रम था और बेगारी है। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 24 में चाइल्ड लेबर के बारे में है। ठीक, उसके बाद में 25 से लेकर के कहां तक है? 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं या किसी विशेष धर्म की किसी विशेष रीति को भी मान सकते हैं अपने धर्म में रहते हुए, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। उसके बाद में 26 में कोई एक बताओ, धार्मिक कार्यों के संबंध में और धार्मिक कार्यों और उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशेष धर्म के लिए आपसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा। जो सरकारी खाते में अगर टैक्स आ रहा है तो उसको धर्मनिरपेक्ष होकर के सभी के लिए समान रूप से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 28 में शिक्षण संस्थान से संबंधित है। कौन से तरीके के शिक्षण संस्थान? धार्मिक शिक्षण संस्थान के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 29 अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है, अल्पसंख्यकों के बारे में है। नेक्स्ट है आपका 30 अपने विशेष शिक्षण संस्थान का प्रबंधन और इसको प्रबंधन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 31। इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार होता था, अब है क्या? नहीं है। 32 में संवैधानिक उपचार। कितने संवैधानिक उपचार बताए गए हैं? 5 तरीके से 5 प्रकार के रीट जारी करके आपके फंडामेंटल राइट आपको वापस दिलाए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, फिर उत्प्रेषण, नेक्स्ट है प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। उत्प्रेषण और प्रतिषेध में क्या अंतर है? दोनों न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। हाँ, और उत्प्रेषण के न्यायालय कहने का मतलब यहाँ पे मतलब न्यायिक रीट है। हाँ, दोनों न्यायिक रीट है। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी किया जाएगा। ठीक है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध में क्या डिफरेंस है? एक प्रतिषेध में जब न्यायालय कोई फैसला सुना चुकी रहती है तो उसको रोक लगाती है। उत्प्रेषण में लोक नियोजन मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के अंतर्गत कोई सा भी मामला है उसको उच्च न्यायालय अपने पास लेकर के आती है। ठीक, प्रतिषेध में फैसला होने से पहले की बात है। फैसला अगर नहीं हुआ है तो उसको फैसले होने से रोकने के लिए प्रतिषेध रीट लगाया जाता है। फैसला होने से पहले और उत्प्रेषण में फैसला होने के बाद अगर उनके फैसले में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तब अपने पास मंगाते हैं। फैसला होने के बाद अगर अधीनस्थ न्यायालय किसी मामले में फैसला दे चुका है
तो वरिष्ठ न्यायालय उसको अपने पास मंगा सकता है, उस फैसले को चेंज कर सकता है। किस रिट के अंतर्गत? उत्प्रेषण के अंतर्गत। फैसला नहीं हुआ है, केस में भी कार्यवाही चल रही है, ऐसे केस में अगर वरिष्ठ न्यायालय को पता चलता है कि ये उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो प्रतिषेध रिट लगा करके उसको रोक देंगे वहीं पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे थे राज्यसभा के बारे में, और इसमें हम बात कर चुके थे कि राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है। टोटल वैसे 250 सीट दी गई हैं भारत में राज्यसभा के सदस्यों के लिए, इसमें से 245 अभी वर्तमान में 245 पे ही चुनाव होते हैं, जिसमें से 238 जो है वो इलेक्टेड होते हैं राज्यों से, राज्यों के द्वारा भेजे जाते हैं, और इसमें से 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन कौन से फील्ड से? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है, इन कुछ क्षेत्रों से अलग अलग मेंबर्स को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। जो फिल्म या टीवी कलाकार होते हैं उनको किसके अंतर्गत शामिल किया जाता होगा? कला के क्षेत्र से। सचिन तेंदुलकर किस फील्ड से थे? स्पोर्ट्स कैटेगरी से थे, उनको राज्यसभा मेंबर बनाया गया था। कौन सी कैटेगरी से बनाया गया था? कला के क्षेत्र से बनाया गया था। ठीक है, इसमें से निर्वाचक मंडल की बात कर चुके थे, कार्यकाल की बात कर चुके थे, कार्यकाल का रोटेशन किस तरीके से होता है इसकी चर्चा कर चुके थे, और चुनाव की शुरुआत कब से हुई है तो इसकी बात कर चुके थे 1952 से। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों प्रकार के चुनाव की शुरुआत जो है 1952 से मानते हैं। असल में ये 1951 है, लास्ट 1951 के एंडिंग से ये चुनाव जो है स्टार्ट हो गए थे, मतलब चुनाव का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। आई थिंक ये आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, अक्टूबर 1951 के आसपास से, जो कि 19 फरवरी 1952 तक चला, और इसी समय इसका रिजल्ट आया था। ठीक है, तो जनरली हम कहते हैं कि पहला जो इलेक्शन है वो 1952 में समाप्त हुआ था। ठीक, इसके बाद में बात करें राज्यसभा के कौन कौन से पदाधिकारी होंगे, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। सबसे पहले तो सभापति और दूसरे हैं उपसभापति। बाकी सभी जो है अन्य जो है वो राज्यसभा के सांसद कहे जाएंगे या मेंबर्स कहे जाएंगे, राज्यसभा के मेंबर्स। ठीक है, तो सभापति कौन होंगे? भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के सभापति हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही उपराष्ट्रपति के इलेक्शन खत्म होंगे, उसकी एक दूसरी जिम्मेदारी क्या बन जाती है कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम करेंगे। ठीक है, उपसभापति कौन होंगे? तो राज्यसभा के सदस्यों में से वोटिंग के द्वारा उपसभापति को चुन लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर बात करें कि इनकी उपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो अगर सभापति है तब तो सभापति मीटिंग को चेयर करेगा, उसकी बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगर ये एब्सेंट है तो कौन करेगा? उपसभापति। अगर ये भी एब्सेंट है, ऐसे केस के लिए सभापति के द्वारा, सभापति कहने का मतलब है यहाँ पे उपराष्ट्रपति क्या करता है, 10 मेंबर्स का एक लिस्ट दे चुका होता है पहले से। ठीक है, ऑफिस में 10 सदस्यों का एक लिस्ट दिया होता है। अब ये 10 सदस्य कौन से होते हैं? ये सभी राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा सदस्यों में से ही 10 सदस्यों का लिस्ट बना करके दे दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर सभापति या उपसभापति दोनों ही एब्सेंट हैं, सभापति भी एब्सेंट है, उपसभापति भी एब्सेंट है, ऐसे केस में उन 10 मेंबर्स का जो लिस्ट होगा उसमें से प्रायोरिटी के हिसाब से, मतलब जो फर्स्ट पे होगा उसको पहले मौका मिलेगा वहां पे मीटिंग को चेयर करने का। अगर वो भी एब्सेंट है तो सेकंड नंबर पे, उस लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे जो मेंबर होगा उसको मौका मिलेगा वहां पे कार्रवाई को चेयर करने का या अध्यक्षता करने का। ठीक है, इस तरीके से 10 मेंबर्स में से जो भी अवेलेबल हो प्रायोरिटी के हिसाब से, जो 10 में से कोई भी जो टॉप में से अवेलेबल हो, उनको हम वहां पे मीटिंग को चेयर करने का मौका देंगे। ठीक है, आप में से कोई जिनके पास ये वाली PDF होगा वो अपना मोबाइल दे दीजिएगा, और बाकी लोग अपने चाहे तो मोबाइल में उसको देख लीजिए। कोई सा भी एक दे दो। ठीक,
राज्यसभा के सभापतियों में, राज्यसभा के मेंबर्स में से एक तो है सभापति, एक है उपसभापति, और बाकी जो सदस्य हैं आपके राज्यसभा के वो शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले है सभापति। सभापति इनका जो उपराष्ट्रपति हैं यही बाय डिफॉल्ट राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सभापति प्रायोरिटी में, फिर उपसभापति, अगर ये भी नहीं है तो 10 लोगों का एक पैनल रहेगा, उसी में से किसी को चुन लिया जाएगा। ठीक है, जो लिस्ट सभापति के द्वारा दिया जाएगा उसी में से किसी एक को चुन लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में राज्यसभा में एक है पक्ष का नेता और एक है विपक्ष का नेता। पक्ष का नेता कहने का मतलब है यहाँ पे जो विनिंग, कहने का मतलब है जो बहुमत वाली पार्टी होती है उसके मेंबर को, उसके सदस्य को कहा जाता है, उसके नेता को कहा जाता है पक्ष का नेता, और जो टीम अभी बहुमत में नहीं है उनको विपक्ष का नेता कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे राज्यसभा के लिए पक्ष का नेता या विनिंग टीम का नेता प्रधानमंत्री के द्वारा किसी को नॉमिनेट किया जाता है। और विपक्ष का नेता बनने के लिए इसमें एक क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि मिनिमम 1/10 सीट जिसको प्राप्त है वही विपक्ष के नेता के तौर पे यहाँ पे काम कर सकता है। जैसे कि सपोज कभी कभी समस्या क्या आती है कि लोकसभा या राज्यसभा में विपक्ष का नेता नहीं बन पाता कोई, क्यों? क्योंकि उनके पास टोटल सीट का 1/10 भी प्राप्त नहीं रहता है। जैसे कि वर्तमान समय में हो गया था कि किसी भी एक पार्टी के पास, जैसे कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545 या 550, कुल 550 है। इन 550 में से मान लो किसी व्यक्ति को या किसी एक पार्टी को अगर 55 सीट भी प्राप्त नहीं है, ऐसे केस में क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी वहां पे विपक्ष के रूप में काम नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहीं पे एक क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है, मिनिमम किसी पार्टी को विपक्ष के रूप में काम करने के लिए 1/10 सीटों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये 1/10 किस संख्या से लिया हमने? कुल संख्या से, लोकसभा की कुल संख्या रहा या राज्यसभा की कुल संख्या के रूप में। ठीक, नेक्स्ट हमने अभी तक चर्चा किया लोकसभा के बारे में, नेक्स्ट है राज्यसभा के बारे में। सॉरी, राज्यसभा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, नेक्स्ट है लोकसभा के बारे में। जैसे राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने थे? राज्यसभा में 250, उसमें से टोटल कितने पे इलेक्शन हो रहा था? 245। कुछ सीट्स हैं जो कि इलेक्शन अभी उनमें नहीं हो रहा है, यूनियन टेरिटरी के कुछ ऐसे सीट्स हैं जिनमें कि इलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से राज्यसभा के लिए भी किन आधारों पर सीटों का बंटवारा किया गया होगा? क्षेत्रफल के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर? जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और विधानसभा में भी। ठीक है, तो यहां पे भी अगर बात करें कि टोटल कितनी सीट्स हैं तो 552। अब इस 552 में से कैटेगराइज कर दिया गया है कौन सी, मतलब कितनी सीटें राज्यों के लिए होंगी, कितनी सीटें यूनियन टेरिटरी के लिए होंगी और कितनी सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए होंगी। जैसे कि 530 सीट जो है वो राज्यों के लिए आवंटित की गई हैं, 20 सीट आपके यूनियन टेरिटरी के लिए, और 2 सीट्स किसके लिए है? एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय के लिए। आंग्ल भारतीय कौन होते हैं? किनको कहा जाता है आंग्ल भारतीय? हाँ, जिनके पेरेंट्स में से कोई एक यूरोपीय मूल का हो, एक भारतीय हो और एक यूरोपीय है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय। ठीक है, और इस तरीके से अगर बात करें कि वर्तमान में यूनियन टेरिटरी के कुछ पोस्ट अभी वेकेंट हैं, और इसमें से अगर हम टोटल सीट्स की बात करें तो 545 पे चुनाव होते हैं। अच्छा, इसमें आपको इलेक्शन का मतलब समझ में आ गया, नॉमिनेशन का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, इलेक्शन का मतलब यहां पे जिसमें वोटिंग डाल करके किसी मेंबर का चुनाव किया जाता है, और नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है? मनोनीत करने का मतलब क्या है? बिना चुनाव किए, मतलब बिना आम पब्लिक से वोटिंग लिए कोई व्यक्ति जो है वो अपनी पावर का उपयोग करते हुए कुछ मेंबर्स को वहां पे बिठा दे। ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉमिनेशन या मनोनीत या मनोनयन करना। तो यहां पे आपके जो लोकसभा राज्यों और यूनियन टेरिटरी में जो मेंबर्स चुन करके आ रहे हैं, इनका इलेक्शन हो रहा है या नॉमिनेशन हो रहा है? राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से जो मेंबर्स चुने जा रहे हैं, ये इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं या नॉमिनेशन? इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं। जबकि 2 मेंबर्स जो एंग्लो इंडियन है, ये किससे आ रहे हैं? नॉमिनेशन के थ्रू आ रहे हैं।
वर्तमान में याद रखिएगा ये एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब हम टोटल मेंबर्स कितने मानेंगे, 550, जिसमें से आपके 530 राज्यों के लिए हैं और 20 यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी के लगभग 13 सीटों पर ही इलेक्शन होते हैं, बाकी के सीट अभी वेकेंट हैं। उसके बाद में इसमें इलेक्शन का प्रोसेस बताया गया, किस तरीके से इसमें इलेक्शन होता है। सबसे पहली चीज प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है, जनता यहां पे सीधे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाली पार्टी जो है वो विनिंग टीम होती है। इसके बारे में हमने चर्चा किया था। कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, जैसे कि पासिंग मार्क्स होता है एग्जाम में, 33% लाएंगे तो पास माना जाएगा, उससे कम लाएंगे तो फेल हो जाते हैं। चुनावी पार्टियों के लिए चुनाव के संबंध में ऐसा कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। कितना भी मिनिमम उनको बाकियों से ज्यादा है मतलब वो जीत जाएंगे, ठीक है। चाहे वो 20% लाएं, 25% लाएं, टोटल वोट्स का अगर उनको ज्यादा शेयर प्राप्त हो चुका है तो वो विजयी टीम घोषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद में एक चीज यहां पे पॉइंट के फॉर्म में लिखा हुआ है और हमने डिस्कस किया था कि ये जो टोटल सीट हैं किस वर्ष तक के लिए फिक्स कर दी गई हैं, 2026 तक के लिए इनको फिक्स कर दिया गया है। कौन से वर्ष के जनगणना के हिसाब से डेटा लिया गया है, 1971 की जनगणना के हिसाब से। किस जनगणना के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, 2031 का जो जनगणना का डेटा आएगा उसके हिसाब से इसको चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है इनका कार्यकाल। लोकसभा में कार्यकाल कितना होता है सदस्यों का, 5 वर्ष। पूरी लोकसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो लोकसभा एक संस्था के रूप में, एक सदन के रूप में इनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होगा। राज्यसभा एक सदन के रूप में इसका कार्यकाल कितना है, निर्धारित नहीं किया गया है। और सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष। लोकसभा में 5 वर्ष, राज्यसभा में 6 वर्ष। अच्छा, ये जो 5 वर्ष है इसकी गणना किस तिथि से की जाती है, लोकसभा के कार्यकाल की गणना। नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी जो नई पार्टी चुन करके आई है वो किस तिथि से 5 साल तक कंटिन्यू करेगी। प्रथम बैठक, जिस दिन प्रथम बैठक होगी उसके 5 साल तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहां पे एक डेट होगा जिसमें कि इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, ये पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है चुनाव जीत चुकी है, किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन जब तक उनका पहला मीटिंग नहीं होगा उस समय तक उनका टाइम अभी टेन्योर शुरू नहीं माना जाएगा, ठीक है। पहला जो मीटिंग होगा उसी दिन से उनका कार्यकाल प्रारंभ होगा। नेक्स्ट है लोकसभा के पदाधिकारी। इसमें भी एक अध्यक्ष हैं, एक उपाध्यक्ष हैं और बाकी के जो अन्य हैं सदस्य के रूप में, ठीक है। जो सांसद चुने जाएंगे उसी में से एक व्यक्ति जो है अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, एक उपाध्यक्ष के रूप में और बाकी के सामान्य सदस्य के रूप में काम करेंगे। अब इनको जो जितने भी मेंबर चुन करके आए हैं इनको शपथ दिलाने की बारी आती है। यहीं पर एक शब्द का यूज किया गया है नोट्स में, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि लोकसभा में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीत करके आया है, ठीक है। जैसे कि यहां पे मान लो 100 मेंबर्स हैं और आप में से कोई एक है जो लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं, या जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। मान लो 15 वर्ष आप कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, ये आपका 16वां साल होगा। अगर आप वापस से चुनाव जीत चुके हैं तो आप 16वें साल में एंटर कर चुके हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो सबसे लंबे समय तक सांसद रह चुका है, ऐसे व्यक्ति को यहां पे क्या बना दिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर। जनरली आपको किताबों में क्या मिलता है कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वहां पे वरिष्ठ को ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है। वरिष्ठ का मतलब वहां पे उम्र से नहीं है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, सांसद के रूप में उनका कितना एक्सपीरियंस है, यहां से वरिष्ठता उनकी तय होती है, ठीक है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला सांसद है उसको प्रोटेम स्पीकर बना देंगे पहली मीटिंग के लिए। हमने संविधान सभा की शुरुआत में पढ़ा था ना, पहली मीटिंग के दिन एक टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया था। वैसा ही इस लोकसभा में कोई भी नया लोकसभा जब इलेक्शन होता है, कंप्लीट होता है, रिजल्ट आने के बाद में जो भी पहली मीटिंग होगी उस दिन एक टेम्परेरी अध्यक्ष बनाएंगे। उसी टेम्परेरी अध्यक्ष को क्या कह रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, जितने भी मेंबर चुन करके आए हैं सांसद के रूप में सभी को शपथ दिलवाने का काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा, शपथ दिलवाने का काम। पहला काम क्या है, शपथ दिलवाएगा। दूसरा काम क्या है,
उसी दिन ये क्या करेंगे, एक इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, इलेक्शन नहीं कहें, वोटिंग कंडक्ट करवाएंगे। वहां पे जितने मेंबर्स हैं वो अपने बीच में से ही किसी व्यक्ति को क्या चुनेंगे, अध्यक्ष के रूप में या स्पीकर के रूप में चुनाव करेंगे। ठीक है, मान लो कोई 2 व्यक्ति अध्यक्ष बनने के लिए खड़े होते हैं, उसमें से जिसको ज्यादा वोट मिलेगा अध्यक्ष के रूप में उसको चुन लिया जाएगा। उसके बाद में उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अध्यक्ष चुना जा चुका है वो बाहर हो जाएगा, बाकी मेंबर्स में से एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ठीक, इस प्रकार एक अध्यक्ष चुन लिया गया, एक उपाध्यक्ष चुन लिया गया, एक प्रोटेम स्पीकर हो गया और बाकी के सामान्य सदस्य हो गए। जैसे ही ये सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब प्रोटेम स्पीकर के 2-3 काम क्या थे, सबसे पहला शपथ दिलवाना, दूसरा काम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना। ये काम जैसे ही खत्म हो जाएंगे उसका पोस्ट अब वेकेंट हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, वो अब सामान्य सांसद के तौर पे काम करेगा। अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वहां से कौन काम स्टार्ट करेगा, अध्यक्ष, जो अध्यक्ष चुना गया था वो उस मीटिंग की अध्यक्षता करना शुरू करेगा। ठीक है, अब हाँ नहीं, पीएम एक अलग चीज है। पीएम जो है वो विनिंग टीम का, या कह सकते हैं कि जो जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट है उस पार्टी के नेता के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए जब प्रधानमंत्री वाला टॉपिक आएगा तो वहां पे इसको डिस्कस कर लेंगे, पर याद रखिएगा लोकसभा में अध्यक्ष होना अलग चीज है और विनिंग पार्टी का लीडर होना अलग है। विनिंग पार्टी का जो लीडर है उसको हम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में जब काम किया जाता है तो ऐसा मानते हैं कि वो अपनी पार्टी से तटस्थ होकर के काम करेगा, अपनी पार्टी के फेवर में कुछ डिसीजन नहीं देगा, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा अपनी पार्टी का फेवर करते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सा डिफरेंस आ जाता है दोनों के कामकाज में। ठीक, उसके बाद में लोकसभा में जो नेता होते हैं, जैसे कि हमने राज्यसभा में बात किया था, वैसे ही लोकसभा में एक लीडर होंगे और इसके लीडर या नेता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। दूसरा, विपक्ष के नेता की चर्चा की गई है। यहां पे भी मिनिमम 1/10 मेंबर्स या 1/10 सांसद जिस पार्टी के पास होगा उसी पार्टी को विपक्ष का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी पार्टी के पास भी 1/10 सीट नहीं हो पा रही है तब क्या करेंगे, मान लीजिए जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुए थे वहां पे ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि किसी पार्टी के पास मिनिमम 1/10 या 55 सांसद नहीं हो पा रहे थे। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, गठबंधन। ठीक है, बाकी पार्टियों के साथ मिल करके उनके कुछ मेंबर्स का फेवर लेकर के एक गठबंधन तैयार करेंगे और 55 का कोटा पूरा जैसे ही होगा वो एक विपक्ष के रूप में काम करेंगे। उस प्रकार उसके बाद में यहाँ पे विपक्ष का एक नेता चुन लिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही 55 सांसद हो गए किसी एक टीम में, वहां पे एक विपक्ष का नेता चुन लिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज बताया गया है कि विपक्ष के नेता को किस वर्ष से मान्यता प्राप्त की गई है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपके पीएससी या व्यापम में, किस वर्ष से, कौन से ईयर से विपक्ष के नेता को ऑफिशियली दर्जा प्राप्त हुआ है। तो 1977 से विपक्ष के नेता का कॉन्सेप्ट आया था और सबसे पहले विपक्ष के नेता कौन थे, यशवंतराव चौहान। इसके बाद हिस्ट्री के कुछ डेटा दिए गए हैं कि पूरे लोकसभा में या हिस्ट्री में अगर बात करें तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे और सबसे पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे। इसको छोड़ करके अगर आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में तो संसद के सत्र की चर्चा की गई है। ठीक, संसद का सत्र। सबसे पहले यह बताइएगा कि एक मीटिंग और एक सत्र में क्या अंतर होता है। संसद में 2 शब्द पढ़ने को मिलेंगे, आज संसद की बैठक हुई और इसको बीच में स्थगित कर दिया गया, ऐसा आप न्यूज में हमेशा सुनोगे। ठीक है, और एक वर्ड न्यूज में सुनने को मिलता है कि संसद का शीत सत्र समाप्त हो गया या बजट सत्र समाप्त हो गया। तो सबसे पहले एक बैठक और सत्र में क्या अंतर है, ड्यूरेशन का मतलब सत्र लंबे समय तक चलता है और बैठक एक मतलब निश्चित कम समय उसी तुलना में कम होता है, या फिर एक दिन। मान लीजिए आज आपकी क्लास लगी है, ये आपकी या क्लास की अगर हम बात करें तो एक बैठक हो गई, लेकिन हमारे इस पूरे सेशन का ड्यूरेशन कितना है, 6 महीने का। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो पूरा सत्र है वो 6 महीने का है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल दिन में जो क्लास लग रही है वो क्या है, हमारी एक एक बैठक है। बैठक एक दिन का होता है और सत्र जो है वो पूरा सेशन, कितना लंबा आपका अवधि है कार्यकाल का वो बताता है सेशन को या सत्र को। ठीक है, तो संसद का जो सत्र होता है
ये बताया गया है कि किसी भी 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का डिफरेंस या 6 महीने की लीव हो सकती है। 6 महीने से ज़्यादा का उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसके पहले ही कोई ना कोई सत्र आयोजित हो जाना चाहिए। जैसे कि संसद के टोटल कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3 सत्र। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। ठीक है, ये 3 सत्र जो है आयोजित किए जाते हैं और सभी में हर एक इंडिविजुअल सत्र में कुछ मिनिमम डेज की बैठक होती है। यहाँ पे कितने दिन की बैठक होगी ये कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, तय नहीं है। ठीक है, ये माना जाता है कि हर 3 महीने के बाद में कुछ महीने की छुट्टी होगी या लगभग 1 महीने की छुट्टी होगी और 3 महीने सदन कार्य करेगा। अब सदन की इच्छा होती है, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए लोकसभा काम कर रहा है और लोकसभा मान लीजिए जनवरी से काम करना स्टार्ट किया और फरवरी मार्च तक उनको काम करना है। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको हम क्या कहते हैं? जनरली जिस सत्र में, जिस सेशन में बजट प्रस्तुत किया जाता है इसको हम कहते हैं बजट सत्र। फरवरी में बजट आ जाता है तो फरवरी वाला जो सेशन है इसको कहा जाता है बजट सत्र। उसके बाद 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक की छुट्टी हो सकती है उनकी। फिर जो नया सेशन आएगा, बारिश स्टार्ट हो जा रहता है, इसको क्या कहा जाता है? मानसून सत्र। मानसून सत्र खत्म होने के बाद में फिर से 1, 1.5, 2 महीने, 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने की छुट्टी हो सकती है और फिर से जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा शीत सत्र। ठीक है, तो पहली चीज 2 सत्र के बीच में अधिकतम कितना गैप हो सकता है? 6 महीने का। हर एक सेशन में कितनी बैठक होगी कहीं पे तय है क्या? लिखा नहीं गया है। ये सदन की कार्रवाई के ऊपर है कि वहां पे कार्रवाई कितना सुगमता से चल पा रहा है। जैसे कि सपोज कृषि कानून वाला कोई बिल आया था, उस समय सेशन में जब बैठक होनी चाहिए थी, बाकी सभी जो विपक्ष के मेंबर हैं वो सदन को ठीक से चलने नहीं देंगे और डेली वहां पे बैठक स्थगित होती जाएगी। ऐसे केस में जो अध्यक्ष है, जो बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके पास 2 टाइप के शक्तियां हैं। पहला कि वो उस दिन की बैठक को स्थगित कर दे और नेक्स्ट एक तिथि तय कर दे कि अगली बैठक जो है वो, मान लीजिए आज कितना तारीख है? आज 22, 21, मान लीजिए जो अध्यक्ष हैं वो तय कर दे कि आज की बैठक को हम इस 1 घंटे की कार्रवाई के बाद स्थगित करते हैं, अगली बैठक 25, 26 या कोई एक फिक्स तिथि को बैठक वापस से बुलाई जाएगी। उसके बाद में उसके पास दूसरी पावर क्या है? वो पूरे के पूरे सेशन को ही समाप्त कर दे। ठीक है, जैसे कि शीत सत्र में मान लो कोई बिल आया, 1 दिन की बैठक को उन्होंने समाप्त कर दिया, वापस से दूसरी बैठक हुई, दूसरे बैठक में भी जितने बाकी के विपक्ष के मेंबर हैं बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और बैठक को ठीक से कार्रवाई पूरी नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे केस में वो चाहें तो पूरी की पूरी सेशन को ही समाप्त कर देंगे और बताएंगे कि हम जो है वो हमारा जो सेशन है इस पर्टिकुलर तिथि को समाप्त होता है, अगला जो सेशन है वो इस तिथि से शुरू होगा। ठीक है, तो अध्यक्ष के पास कौन कौन सी 2 पावर है? पहला, उस पर्टिकुलर दिन 1 दिन की बैठक को स्थगित करने का और दूसरा पूरा सत्र को खत्म करने का। ये जो सत्र खत्म होता है इसको एक पॉलिटी के लैंग्वेज में एक टर्म है इसके लिए, सत्रावसान। ठीक है, तो संसद के आपके अध्यक्ष के पास कौन कौन से 2 पावर हैं? बैठक को स्थगित करने का और सत्रावसान करने का। ठीक है, एक हो गया सत्र का प्रारंभ, सत्र का जो अंत होता है उसको क्या कहा जाता है? सत्रावसान। ठीक, संसद के अध्यक्ष के पास में, लोकसभा अध्यक्ष के पास में बैठक को स्थगित करने का, दूसरा सत्र को समाप्त करने का, ये दोनों पावर होगा। सर, राष्ट्रपति के पास कुछ सत्रावसान का? हाँ, राष्ट्रपति किसी भी सत्र की जो पहली बैठक है, लोकसभा चुनाव के बाद जो पहली बैठक है उसको और हर एक सत्र की पहली बैठक को चेयर करता है, मतलब उसको शुरुआत करता है। ऑफिशियली राष्ट्रपति के नाम से बैठक स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सर अधिकार इसका अध्यक्ष का कहेंगे कि राष्ट्रपति का, मतलब उसमें बैठक में शायद उनको बुलाते हैं? हाँ, उसको जैसे कि मान लो कोई बिल पास हुआ है और सेशन की कार्रवाई बजट सत्र जैसे कि कंप्लीट हुआ है, तो धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए उनको उस पर्टिकुलर दिन पे बुलाया जाता है। और राष्ट्रपति को जो पहली बैठक होती है, जब सांसदों को शपथ दिलाया जा रहा होता है, उस दिन भी वहां पे उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव के पहली बैठक में और हर एक सत्र की पहली बैठक में राष्ट्रपति वहां पे उपस्थित रहते हैं। सर, मतलब अधिकार किसका कहेंगे? अध्यक्ष का कहेंगे। ये अध्यक्ष मतलब ये अधिकार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, यहां पे भी गणपूर्ति या कोरम की चर्चा की गई है। मान लो किसी बैठक में मिनिमम 1/10 मेंबर्स, टोटल मेंबर्स से 1/10 मेंबर्स अगर प्रेजेंट नहीं होते हैं,
ऐसी कंडीशन में उस बैठक को स्थगित किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे कोरम कितना लिखा गया है, 1/10। मान लो यहाँ पे आपके लोकसभा में टोटल सीट कितनी है, 550। 550 में से मान लो 10 सीट पे इलेक्शन नहीं हुए तो बचे कितने सीट, 540 सीट। 540 सीट में से अब मिनिमम कोरम कितना होगा, 54 व्यक्ति या 54 सांसद। अगर किसी दिन मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में अगर मिनिमम 54 सांसद भी प्रेजेंट नहीं है तो हम ये मानेंगे कि उस दिन कोरम पूरा नहीं हुआ है और उस दिन की बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एक डेट फिक्स कर दिया जाएगा अध्यक्ष के द्वारा। मान लो फिर से कोरम पूरा नहीं होता है तो फिर से यही प्रोसेस अपनाएंगे जब तक 54 का कोरम पूरा नहीं होगा। हमारे केस में मान लो अगर 540 मेंबर्स हैं टोटल और 54 व्यक्ति किसी एक मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे केस में जब तक 54 नहीं होते हैं तब तक उसको स्थगित करते चले जाएंगे। और यही चीज आपके राज्यसभा के लिए भी है, ठीक है। उसके बाद में लोकसभा में से मेंबर चुने जा चुके हैं, राज्यसभा में से मेंबर चुने जा चुके हैं। अब बात आती है उनके कार्यवाही की। बैठक में तो चुनाव जीत गए, यहाँ पे लोकसभा मेंबर भी बन गए, राज्यसभा मेंबर बन गए। अब काम करने की बारी आती है। लोकसभा या राज्यसभा के जो मेंबर हैं अपना कामकाज किस रूप में करते हैं, तो उनका मुख्य काम क्या है, कानून बनाने का काम होता है, ठीक है। और कानून जो बनाया जाता है उसके लिए हमने प्रोसेस देखा है, कौन सा, कि कोई बिल उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उसको लोकसभा या राज्यसभा में भेजा जाएगा। एक सदन से पास होने के बाद दूसरे सदन में चला जाएगा, दूसरे सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। राष्ट्रपति जिस तिथि को साइन करेंगे उस डेट से कानून लागू हो जाएगा। लेकिन लागू कब से माना जाएगा, जो तिथि उस डॉक्यूमेंट में अंकित किया गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था छत्तीसगढ़ पुनर्गठन का, मध्य प्रदेश पुनर्गठन का हमने चर्चा किया था। तो यहां पे मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो था इसमें एक तिथि तय कर दिया गया था, 1 नवंबर सन 2000। इस तिथि से एक नए राज्य अस्तित्व में आएगा और जिसका नाम छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। हालांकि प्रेसिडेंट इस पर पहले ही साइन कर चुके थे, लेकिन हमारे लिए ऑफिशियल डेट कौन सा बन गया, 1 नवंबर, जो कि उस डॉक्यूमेंट में अंकित था। ठीक है, जो भी कानून बनाना है उसका जो ड्राफ्ट प्रिपेयर जब किया जाएगा उसको क्या कहा जाता है, बिल कहा जाएगा। और ये जो बिल है लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद में जैसे ही राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे, उसके बाद में इसको क्या कहा जाता है, एक्ट कहा जाता है या अधिनियम कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार से सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। अब बात करें कि अलग अलग प्रकार के बिल हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, इनको कैटेगराइज किस तरीके से किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो कानून होंगे उसमें 4 प्रकार बताए गए हैं। एक है साधारण विधेयक, एक है धन विधेयक, एक है वित्त विधेयक और एक है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें कि साधारण विधेयक क्या होता है, विधि निर्माण की प्रक्रिया तो हमने देख लिया, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इसको हम जहां जहां पे जरूरत है वहां पर देखते चलेंगे। सबसे पहले साधारण विधेयक। साधारण विधेयक कोई भी ऐसा कानून या कोई भी ऐसा कह सकते हैं ऐसा कोई प्रपोजल जो कि सरकारी या निजी, अब सरकारी या निजी कहने का मतलब क्या है, यहां पे जितने भी सांसद हैं सभी सरकारी पैसा ले रहे हैं। तो इसमें याद रखिएगा यहां पे सरकारी या निजी कहने का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मंत्री पद धारण किया हुआ है इसको कहा जाता है सरकारी, और कोई भी ऐसा सांसद जो कि सिर्फ सांसद के रूप में चुना गया है, इसके पास कोई भी मंत्री पद नहीं है,
ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, निजी। तो इनके द्वारा जो विधेयक लाया जाएगा, मान लीजिए सॉरी जो बिल लाया जाएगा, इसको हम इनके नाम से जानेंगे। जैसे कि अगर कोई मंत्री कोई बिल लेकर के आता है, इसको हम क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक। और कोई प्राइवेट मेंबर, या कहने का मतलब है कि जो सामान्य सांसद अगर कोई विधेयक कोई बिल लेकर के आता है, इसको हम कहते हैं प्राइवेट बिल। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बिल जो कि किसी मंत्री के द्वारा या कोई सामान्य सांसद के द्वारा लेकर के आया जाता है, इसको हम कहते हैं साधारण विधेयक। ठीक है, सरकारी व्यक्ति किसको कहा जाता है, कोई भी मंत्री। निजी व्यक्ति कौन है, मंत्री के अलावा जितने सामान्य सांसद हैं, इन सभी को प्राइवेट मेंबर्स कहा जाता है। ठीक है, आप न्यूज में एक टर्म सुनते होंगे कि एक है प्राइवेट मेंबर बिल आया है और एक है कोई कैबिनेट का बिल आया है। तो कैबिनेट का बिल आने का मतलब है कि किसी मंत्री ने वो बिल प्रपोज किया है, और दूसरा है जो प्राइवेट मेंबर बिल कहने का मतलब है कि कोई सामान्य सांसद है जिसने वो बिल प्रपोज किया है। अब ये साधारण विधेयक है, इसको कहां प्रस्तुत किया जा सकता है, तो किसी भी सदन में। कोई भी सदन कहने का मतलब है लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में ही इस पर 3 बार चर्चा होती है। 3 वाचन कहने का मतलब है कि उनमें 3 बार अलग अलग, जैसे कि पहली बार उसमें बैठक हुई, पहली बैठक में जो मेंबर यहां पे बिल लेकर के आना चाहता है, उसने उस बिल पर डिस्कशन शुरू करवाया। उसने सबसे पहली चीज तो क्या होगा, उस बिल को प्रेजेंट करना। मान लीजिए लोकसभा में कोई व्यक्ति है, अमित शाह जी हैं। अमित शाह देश की सिक्योरिटी के लिए कोई बिल लेकर के आना चाहते हैं, देश की सुरक्षा के लिए कोई बिल लेकर के आना चाहते हैं। अब इनके पास सबसे पहला काम क्या है, ये लोकसभा में जो जिस दिन ये बिल लेकर के आएंगे, उस दिन इसको सबसे पहली चीज तो सभी को इसका एक एक कॉपी दिया जाएगा। ठीक है, इसको हम प्रथम वाचन कहेंगे। इस प्रथम वाचन में सभी सांसदों को इसका एक एक कॉपी दिया जाता है। जनरली आजकल क्योंकि सभी के टेबल पे लैपटॉप या टैबलेट लगा हुआ होता है, तो जनरली उनको एक सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो सभी को एक एक कॉपी दिया जाता है। एक एक कॉपी किस चीज का, ये जो ड्राफ्ट प्रिपेयर करके लाए हैं देश की सुरक्षा संबंधी कोई कानून बनाने के लिए, उस ड्राफ्ट का एक एक कॉपी सभी को दिया जाएगा। ठीक है, और सभी उस पर अपना एक बेसिक रीडिंग कर सकते हैं। इसको कहा जाता है पहला वाचन। उसके बाद में है सेकंड। अगर मान लो इसमें से कोई चेंजेस होते हैं, भाई पहली बार जब ये बिल लेकर के आए हैं, पहली बार जब ये बिल प्रपोज किया है उन्होंने किसी भी हाउस में, उस समय तक हो सकता है उनके पास ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था, उन्होंने ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं किया है, चेंजेस नहीं किए हैं। दूसरी बैठक जब भी होती है या दूसरा वाचन जब भी होगा, उस तिथि तक जो भी संशोधन था वो सब करके इसको लेकर के आएंगे। और तीसरी जो बैठक होगी या तीसरी जो वाचन होगी, इसको हम कहेंगे फाइनल। ठीक है, इसको हम कहेंगे फाइनल। ये अंतिम रूप से अब वहां से पास हो जाएगा, पास ना कहें कि वहां से अब ये ड्राफ्ट जो है फाइनल हो चुका है, अब इसमें वोटिंग होगी। ठीक है, और यही चीज जो है वो राज्यसभा में भी वापस से यही प्रोसेस राज्यसभा में भी वापस रिपीट किया जाएगा। लोकसभा में मान लो 3 वाचन हुए, अब राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में वोटिंग होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में 3 वाचन होने के बाद उसमें वोटिंग की जाएगी। जैसे हमारे इस केस में लोकसभा में अमित शाह जी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई बिल लेकर के आए। पहली मीटिंग जब भी हुई है उसमें उन्होंने अपना वो बिल सभी के सामने रखा है। सभी को एक एक हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी उनको प्रोवाइड कर दी गई है। सभी को पढ़ने का मौका मिला, सभी अपना अपना सजेशन दे सकते हैं। दूसरी जब भी उसमें वाचन होगी, दूसरा जो मीटिंग होगा, उसमें जो भी संशोधन उनको चाहे तो ऐड करें या बिना ऐड किए, जो भी उसमें जो संशोधन के साथ एक बिल होगा वो प्रपोज किया जाएगा। और तीसरा बार अब ये बताया जाएगा कि अब ये हमारा फाइनल बिल है, इसी पे हम वोटिंग करेंगे। ठीक है, तो 3 वाचन होने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट रहेगा, जो फाइनल डॉक्यूमेंट रहेगा, फाइनल डॉक्यूमेंट पे ही यहाँ पे वोटिंग की जाएगी। मान लीजिए लोकसभा से ये बिल अब पास हो गया है, अब ये जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में वापस उस बिल की एक एक कॉपी सबको बांटेंगे। यही प्रोसेस अपनाया जाएगा। एक एक कॉपी सबके सामने रखी जाएगी। वापस से हो सकते कोई मेंबर उसमें संशोधन चाहते हैं, अगर चाहें तो उसमें संशोधन कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगली बैठक में अब बता देंगे कि ये हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट है, इस पे सभी लोग सहमत हैं और वहां पे वोटिंग करवाएंगे। वोटिंग में अगर वो पास हो जाता है तो यहाँ का अब इसके बाद कहां से जाएगा, राष्ट्रपति के पास। जैसे ही दोनों सदन से पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब हम ये कहेंगे कि अब ये जो बिल आया था ये क्या बन गया है, एक्ट बन गया है। शुरुआत में जब ये आया था बिल था, अब ये क्या बन गया है,
एक्ट बन गया है। ये एक्ट जब बन जाएगा अब इसको पूरे देश में कानून के रूप में लागू कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज कि कानून लागू होने की तिथि यहाँ पे अंकित रहती है पहले से, किस तिथि से अंकित किया जाना है। सर वाचन मतलब वो मीटिंग है कि वो एक रीडिंग कह सकते हैं। वाचन मतलब रीडिंग। कोई भी पुस्तकालय में कई बार वाचनालय भी लिखा होता है, ठीक है। पुस्तकालय में कई बार जो लाइब्रेरी होती है उसमें वाचनालय भी लिखा होता है। वाचन का मतलब है यहाँ जनरल रीडिंग। तो उसके कहने का मतलब एक दिन में ही मतलब किसी बिल को पास किया जा सकता है। वैसे में अगर 3 वाचन अगर हो गया तो एक दिन के अंदर वाचन अलग है, बिल पे जो कह सकते हैं आपका वोटिंग अलग चीज है, ठीक है। हाँ, डिस्कशन अलग चीज है। वाचन का मतलब है कि एक जनरल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था, उसमें 3 बार मिनिमम 3 बार उसको लाया जाता है अलग अलग दिन पे। ये एक ही दिन कंप्लीट नहीं होना है, ये अलग अलग वाचन जो है अलग अलग दिन पे निर्धारित रहता है। आर्टिकल 370 शायद एक दिन में पास हो गया था कि उसमें कुछ ऐसा विवाद था कि ज्यादा समय में। हाँ, इस पे फार्म बिल पे भी यही चीज था। फार्म बिल पे भी जो प्रोसेस अपनाया जाना था वो प्रोसेस अपनाया नहीं गया था। इसको हम कहाँ पे देखेंगे, जब आर्टिकल 370 किस तरीके से लाया गया, किस तरीके से हटाया गया, इसको देखेंगे तब चर्चा करेंगे। और दूसरा है, इसी में शायद हम लास्ट में कुछ जो लेटेस्ट जो बिल हैं किस तरीके से लाए गए उनकी चर्चा हम लास्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। जैसे फार्म बिल हो गए, एक कुछ है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये जो 2-3 प्रोविजन हैं जो कि एग्जाम में कई बार डेट और उसके यूजेस के बारे में पूछ लेता है, इनकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि वाचन का मतलब है सिंपल सा रीडिंग। किसी भी हाउस में सभी को मौका दिया जाता है कि आप एक बार कम से कम उस बिल को रीड कर लो। भाई रीड करेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि ये किस चीज के बारे में है, क्या क्या इसमें लिखा गया है, क्या क्या प्रोविजंस हैं। रीड करने के बाद ही कोई उसमें कोई संशोधन सजेस्ट कर पाएगा, ठीक है। अब अपने अपने सब विचार रखेंगे, अब ये बताएंगे कि इसमें ये संशोधन होने चाहिए। तो ये जो वाचन है सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, सभी को देंगे ताकि सभी उससे अवगत हो जाएं। उसके बाद जैसे ही 3 वाचन का काम कंप्लीट होगा उसके बाद यहाँ पे वोटिंग की जाएगी। अब वोटिंग के लिए अलग अलग केसेस बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो जाती है, लोकसभा से पास हो गया है और राज्यसभा से पास नहीं हो पा रहा है। मान लो दूसरा सदन जो है वो, मान लो हमने ये बात किया ना कि लोकसभा में 3 वाचन हुए, तीनों वाचन से कंप्लीट होने के बाद वो उसमें वोटिंग हुई, वोटिंग में पास हो गया, अब राज्यसभा में गया। मान लो राज्यसभा में वाचन कंप्लीट होने के बाद वहां पे वोटिंग की गई, लेकिन वोटिंग में वहां पे क्या हुआ, संशोधन की मांग की गई है। वहां पे क्या किया गया, अमेंडमेंट या संशोधन की मांग की गई है। या एक और केस क्या हो सकता है कि इन्होंने पूरे बिल को ही रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने पूरा जो राज्यसभा था उन्होंने ये बिल पास होने से मना कर दिया। या फिर एक और केस क्या होता है कि कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी बिल पे एक सदन से पास होने के बाद जब भी ये दूसरे सदन में जाता है, हमारे केस में हम मानते हैं कि ये बिल लोकसभा से पास हो गया था, अब गया है राज्यसभा के पास में। राज्यसभा में भी 3 वाचन कंप्लीट हो चुके हैं। वाचन का मतलब है कि सिर्फ अवेयर हुए हैं, अभी उस बिल से अवेयर हुए हैं कि उस बिल में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। 3 वाचन यहाँ पे भी हुए थे, लेकिन यहाँ पे एक और प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। 3 वाचन के बाद यहाँ पे वोटिंग का काम भी कंप्लीट हो गया था, ठीक। 3 वाचन हुए, वोटिंग हुआ, कंप्लीट हो गया, राज्यसभा में पहुंचा। राज्यसभा में 3 वाचन हो चुके हैं, अब इसमें बारी आती है वोटिंग की। मान लीजिए वोटिंग में दिक्कत आ रही है कि यहां से पास नहीं हो पा रहा है, तो राज्यसभा के पास क्या क्या मौके होते हैं, क्या क्या तरीके के इनके पास ऑप्शन है। सबसे पहला है कि ये संशोधन की मांग करें। भाई इन्होंने जब वाचन किया होगा, उसको पढ़ा होगा, तो इन्होंने कुछ संशोधन अपने तरफ से इनमें क्या किया बताएं, सोचा होगा कि इसमें इस प्रॉपर बिल में ये चीजें बदली जानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है इनके पास, संशोधन की मांग करें। दूसरी चीज, मान लीजिए कि राज्यसभा में विपक्ष के लोग बहुत ज्यादा हैं, ये सीधे सीधे क्या करेंगे, उस बिल को रिजेक्ट कर देंगे। संशोधन का मतलब क्या है, एक बिल में आपको सिर्फ थोड़े से प्रोविजन पसंद नहीं आ रहे हैं, उसको बस चेंज करवाना है। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा बिल हम इसमें से एक भी प्रोविजन अप्लाई होने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। ये 2 केस हो गए। और तीसरा केस क्या है, 6 माह तक कुछ ना करें, ना तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना रिजेक्ट कर रहे हैं, ना संशोधन की डिमांड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 6 महीने तक वो बिल लटका हुआ है, 6 महीने तक कुछ ना करें। ये तीनों ऑप्शन है किसी भी सदन के पास में। इसी को रिवर्स कर देंगे तो राज्यसभा में 3 वाचन होंगे, वोटिंग होगी, ये यहां पे आ जाएगा। लोकसभा में 3 वाचन होंगे, लोकसभा में फिर संशोधन की डिमांड हो सकती है, रिजेक्ट हो सकता है या
6 महीने तक कुछ ना करने वाली कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी कानून जब बनता है तो हमने यही चीज डिस्कस किया कि कानून बनने का प्रोसेस क्या होता है। लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के साइन के लिए चला जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस यहीं पे अटक गया, लोकसभा राज्यसभा से ही इसमें सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, राष्ट्रपति के पास अभी पहुंचा भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी सदन के पास ये 3 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। संशोधन की डिमांड कर सकते हैं, पूरा रिजेक्ट कर सकते हैं, या 6 महीने तक उस पर कोई भी डिसीजन न ले। 6 महीने के बाद क्या होगा इसको हम देखेंगे। मान लीजिए किसी भी तरीके से यहां पे असहमति बनती है, यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है असहमति, तो सबसे पहले तो इसको डिस्प्यूट को, इस विवाद को सेटल करने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? सबसे पहली चीज, अगर 6 महीने बीत चुके हैं या अस्वीकार कर दिए हैं या संशोधन की डिमांड किए हैं, इन तीनों ही केसेस में सबसे पहली चीज जो हो सकती है वो है संयुक्त अधिवेशन। हम किस बिल की चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार के बिल की चर्चा कर रहे हैं? साधारण विधेयक की। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं साधारण विधेयक की। साधारण विधेयक में एक केस क्या है? संयुक्त अधिवेशन के द्वारा ये जो असहमति है, डिस्प्यूट है दोनों के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, इसको सेटलमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो संयुक्त अधिवेशन किस केस में हो सकता है? सबसे पहले साधारण विधेयक के केस में। और कौन कौन सी जगह पे होगा, कहां पे नहीं होगा, ये आगे देखेंगे। लेकिन अब एक फैक्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, संयुक्त अधिवेशन सबसे पहली चीज किस केस में होता है? साधारण विधेयक के केस में। संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या है? संयुक्त का मतलब है कि दोनों एक साथ आ जाएं। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। संयुक्त अधिवेशन जब भी होगी तो लोकसभा के कैंपस में, लोकसभा के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा को यहां पे अतिथि के रूप में लोकसभा में बुलाया जाएगा। यहां पे सारे मेंबर्स एक साथ बैठेंगे और वापस से उसमें वोटिंग होगी। ठीक है, अब यहां पे जो भी वोटिंग 50% से ज्यादा अगर उसमें मिल जाता है, 50% + 1 अगर उस बिल के फेवर में मिल जाते हैं, ऐसे केस में उस बिल को पास मान लिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो संयुक्त अधिवेशन है उसको बुलाने का काम किसका होता है? किसकी जिम्मेदारी है? ये राष्ट्रपति के द्वारा। इस बैठक की, जो संयुक्त अधिवेशन हुआ है लोकसभा में, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सबसे पहले प्रायोरिटी है, सबसे पहली प्रायोरिटी किसके पास रहेगी? लोकसभा के अध्यक्ष के पास में। दूसरी प्रायोरिटी किसके पास है? लोकसभा के उपाध्यक्ष के पास में। तीसरा है राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसको हम सभापति कहते हैं, ये जनरली कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ये तीसरा प्रायोरिटी सभापति के पास है। और चौथा प्रायोरिटी चुनाव के द्वारा। चुनाव किसमें से करेंगे? संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। संयुक्त अधिवेशन में कौन कौन से सदन शामिल होंगे? लोकसभा और राज्यसभा शामिल होंगे। बुलाने का काम किसका होगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे? अगर मान लीजिए जितना स्ट्रेंथ है हाउस का, सदन का जितने स्ट्रेंथ है सभी प्रेजेंट है, तब कितने हो जाएंगे यहाँ पे टोटल? ये हो जाएंगे 550 वर्तमान कंडीशन में। 2 को छोड़ दीजिए, 2 जो आपके एंग्लो इंडियन थे इनको छोड़ देंगे अब। 550 और यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? 250 टोटल स्ट्रेंथ की अगर बात करें। ठीक है, तो ये 550 हो गए और 250 कितने हो गए टोटल? 800। अब इस 800 का 50% 400 से 1 अगर ज्यादा वोट मिल जाते हैं उस बिल के फेवर में, तब वो बिल जो है वो पास मान लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे केस में जनरली हम आपका ये बैठक कहां पे बुलाते हैं? बैठक सेंट्रल हॉल, जो कि लोकसभा का होता है। लोकसभा का जो कैंपस है इसी में ही बैठक बुलाई जाएगी और वहां पे वोटिंग करवाई जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। पहली प्रायोरिटी किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास में। ये आपके टेम्परेरी अध्यक्ष हैं या परमानेंट अध्यक्ष हैं? परमानेंट अध्यक्ष की बात हो रही है। जो टेम्परेरी अध्यक्ष है वो पहले दिन पहले मीटिंग के लिए चुना गया था, फिर वो वापस अपना नॉर्मल सांसद के रूप में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। ये जो है परमानेंट अध्यक्ष हैं। अगर ये मान लो उस दिन उपस्थित हैं तो उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष के पास पावर होगी उस बैठक को, उस मीटिंग को चेयर करने का। नेक्स्ट है आपके सभापति। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी पे कौन है? राज्यसभा के सभापति या आपके उपराष्ट्रपति कह लीजिए। उसके बाद में चौथी प्रायोरिटी किसके पास आएगी? अब यहां पे जो 800 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, इसी में से ही कोई एक चुन लिया जाएगा। कोई एक यहां पे अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ठीक है, अब इस अध्यक्ष को चुनने के लिए वापस से
50% प्लस 1 का कोटा लगाएंगे, वापस यहाँ पे मान लीजिए कि एक्स मेंबर है वो की चुन लिया गया, अब वो यहाँ पे उस बैठक की अध्यक्षता करेगा और अब बिल पे वोटिंग होगी। अब उस बिल पे वापस से हमको 50% प्लस 1 का कोटा चाहिए, अगर ये इतना वोटिंग अगर मिल जाता है तो बिल पास माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है इन तीनों में से, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 प्रकार की वोटिंग होगी, 2 प्रकार की वोटिंग होगी। पहली वोटिंग किसके लिए है यहाँ पे? अध्यक्ष चुनाव के लिए। समझ में आ रहा है? पहली वोटिंग किसके लिए है? अध्यक्ष को चुनने के लिए, और दूसरी वोटिंग उस बिल को पास करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, ये तीनों ही अगर एब्सेंट हैं उस दिन, कौन से दिन पे? जिस दिन संयुक्त बैठक बुलाई गई है, उस दिन अगर ये तीनों एब्सेंट हैं तो उस दिन दो प्रकार के आपके वोटिंग होगी। सबसे पहला जो है वो अध्यक्ष चुनने के लिए, दूसरा उस बिल पर वोटिंग के लिए। जैसे ही उस बिल पर 50% से ज्यादा वोट पड़ जाते हैं, मान लिया जाएगा कि अब वो बिल पास हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा राज्यसभा शामिल होंगे। बुलाने का काम किसका था? राष्ट्रपति का। अध्यक्ष कौन कौन होगा ये हमने देख लिया। उसमें बताया गया कि संयुक्त अधिवेशन में मतदान द्वारा निर्णय लिया जाएगा, वही 50% प्लस 1 के द्वारा। लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार बैठक होगी। ठीक है, हालांकि दोनों हाउस इसमें शामिल हैं, लोकसभा भी शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है, पर पूरी प्रक्रिया किसका फॉलो करेंगे हम? लोकसभा की बैठक में जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया यहां पे फॉलो किया जाएगा। उसके बाद एक विशेष पॉइंट याद रखना है आपको, एग्जाम में जो पूछा जाता है, अब यहां पे विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा सा याद करिए और बताते चलिए कि किसी भी हाउस के पास कौन कौन से ऑप्शन थे जब उसके पास बिल आया था। तो वाचन कंप्लीट हो गया था, रीडिंग कर लिए, सभी ने अवेयर हो गए कि उस बिल में क्या क्या लिखा हुआ था। अब उनके पास क्या क्या ऑप्शन थे? पहली चीज संशोधन कर लें, दूसरी चीज रिजेक्ट कर दें, तीसरी चीज 6 महीने तक उसको लेकर के बैठे रहें। उनके पास अगर संशोधन का मौका एक बार था तो दूसरी बार उनको फिर से दिया जाना जरूरी है क्या? नहीं, इसीलिए अब यहां पे कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। अगर बिल पास होना है तो हमारे केस में 50% से ज्यादा अगर वोट उस बिल पे फेवर में पड़ते हैं, अब वो पास मान लिया जाएगा, अदरवाइज वो बिल फेल मान लिया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जो कोई भी संशोधन का प्रोविजन नहीं किया गया है, कहां पे? आपके संयुक्त बैठक में। ठीक है, संयुक्त बैठक में किसी भी प्रकार का उस बिल में संशोधन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, एग्जाम के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी, अभी तक भारत के पूरे इतिहास में कितने बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? तो केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन की नौबत आई है। कौन कौन से? एक था दहेज प्रतिषेध कानून जब बनाया गया था, दूसरा था बैंकिंग सेवा एक्ट को लेकर के, और तीसरा था निवारक निरोध, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को लेकर के जो कानून बना था। इन तीनों मौके पर ही संयुक्त अधिवेशन की नौबत आई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि किसी भी कंडीशन में अगर लोकसभा राज्यसभा के बीच में टकराव होता है तो किस तरीके से उस पूरे मैटर को, पूरे मामले को सुलझाया जाएगा? संयुक्त अधिवेशन के द्वारा। अभी तक भारत के इतिहास में कितने बार हुए हैं? टोटल 3 मौके ऐसे आए हैं जब संविधान आपके संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक की नौबत आई है। ठीक है, नेक्स्ट है धन विधेयक। सबसे पहला विधेयक कौन सा पढ़ा हमने? साधारण विधेयक। सेकंड है आपका धन विधेयक। इसके अलावा कौन कौन से विधेयक और हैं? एक है वित्त विधेयक और एक है संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है धन विधेयक। धन विधेयक किसको कहा जाएगा? कोई भी ऐसे मामले, कोई भी ऐसे विधेयक जहां पे टैक्स लगाने, टैक्स हटाने या कॉन्सोलिडेटेड फंड या संचित निधि के से पैसे निकालने या विदेशों से ऋण संबंधी कोई मामले हैं। कुल मिलाकर के आप ये कहें कि पैसों के लेन देन संबंधी जो मामले हैं वो सभी या तो वित्त विधेयक के अंदर आएंगे या फिर धन विधेयक के अंदर आएंगे। अब यहां पे बस एक चीज ध्यान रखिएगा, वित्त विधेयक वैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर यह याद रखेंगे कि मान लीजिए ये एक वेन डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि वित्त विधेयक की कैटेगरी में है और ये सारे मामले वित्त विधेयक होंगे। ये सभी मान लीजिए वित्त विधेयक हैं, लेकिन इसी में से कुछ स्पेशल ऐसे विधेयक हैं जिनको कि धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आप ये कहेंगे कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हैं क्या? सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हैं क्या? नहीं, लेकिन सभी धन विधेयक क्या है? वित्त विधेयक हैं।
यस, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, पर सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। वित्त विधेयक में से कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनको कि हम धन विधेयक के रूप में बिल लेकर के आते हैं या उसको पास करवाते हैं। अब ये अच्छा, ये जो रीजन है दोनों को अलग अलग लेकर के आने का, दोनों में ही पैसों के लेन देन संबंधित बात है, लेकिन धन विधेयक के रूप में किसी बिल को क्यों लाते हैं, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, वो अभी आपको यहाँ पे पता चलेंगे। धन विधेयक जो है स्पेशल केस हो जाता है, ठीक है। तो धन विधेयक कुछ मामले हैं जहां पे टैक्स लगाने, हटाने या संचित निधि से पैसे निकालने या विदेशों से ऋण लेने संबंधी मामले हैं, उसको धन विधेयक के अंदर रखा जाता है। अब इसी में एक विवादित जो सब्जेक्ट है वो रखा गया था आपका, कौन सा, आधार एक्ट, आधार कार्ड वाला जो बिल है ना, वो भी उसको धन विधेयक के रूप में पास किया गया था। अब ये पास क्यों किया गया था आधार को इस तरीके से, उसमें तो पैसों के लेन देन संबंधित कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका जो रीजन है आपको आगे मिलेगा। सबसे पहली चीज धन विधेयक के बारे में याद रखना है, कहां पर इसको सबसे पहले लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जाएगा, ठीक है। लोकसभा में लाया जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। अब हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब यह समझ में आएगा कि राष्ट्रपति केवल एक कठपुतली मात्र है, उसके पास ज्यादा पावर होती नहीं है। प्रधानमंत्री ने उनको कह दिया कि आपको इस बिल पे साइन करना है तो करेगा, बोल दिया नहीं करना है तो नहीं करेगा। राष्ट्रपति की यहाँ पे पूर्वानुमति जो है वो एक सिंबॉलिक रिस्पेक्ट देने वाली चीज है कि राष्ट्रपति की अनुमति से बिल लाया जाएगा, ठीक है। असल में आपके प्रधानमंत्री और जो उनके दो चार खास मित्र हैं उन्हीं के सहयोग से इसको सेटल किया जाता है। तो सबसे पहली चीज कि धन विधेयक को शुरुआत कहां पे लाया जाएगा, लोकसभा में। लोकसभा में पारित होने के बाद में इसको कहां रखेंगे, राज्यसभा में। राज्यसभा के बाद में मान लीजिए यहां से पारित हो जाता है, तब कहां पे जाएगा ये, राष्ट्रपति के पास में। राज्यसभा में ये फेल हो जाता है, ऐसी कंडीशन में मान लीजिए राज्यसभा इस बिल से खुश नहीं है, तो इनके पास दो ऑप्शन होंगे, क्या क्या है। सबसे पहला है संशोधन की डिमांड कर सके या फिर 14 दिन तक रोक करके बैठ जाए। इसके पहले केस में हमने क्या देखा था, साधारण विधेयक कितने दिन तक रोक सकते हैं, 6 महीने तक रोक सकते हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ 14 दिन इनको रोक के रखा जा सकता है। इन दोनों ही केसेस में मान लीजिए संशोधन की डिमांड किए, लोकसभा वाले नहीं माने हैं, कोई कुछ इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। 14 दिन तक रोक के भी रख लिए, उसको भी नहीं माने, कुछ नहीं हुआ। अब ये सीधा कहां चले जाएगा, राष्ट्रपति के पास। मतलब आपको एक चीज यहां पे ये समझ में आ रहा है क्या, कि यहां पे लोक राज्यसभा के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। धन विधेयक के बारे में एक खास चीज क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, लोकसभा के पास में है। राज्यसभा को सिर्फ सिंबॉलिक कुछ पावर दिए गए हैं, वो कुछ डिमांड कर सकते हैं संशोधन की या फिर 14 दिन तक रोक करके रख सकते हैं। उसके बाद में ये जो विधेयक है राज्यसभा के पास से सीधा राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और राष्ट्रपति उसमें क्या करेंगे, फिर साइन करेंगे। साइन करने के बाद वो क्या बन जाएगा, आपका एक्ट बन जाएगा। मतलब अगर कोई बिल धन विधेयक के रूप में लाया गया है, उसका एक्ट बनना निश्चित है, ठीक है। कोई भी बिल अगर धन विधेयक के रूप में लाया गया है, उसका एक्ट बनना निश्चित है। राज्यसभा के होने या न होने या उसके हस्तक्षेप करने से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट और चीज इसके बारे में याद रखेंगे, संयुक्त अधिवेशन, इसमें बैठक होनी है नहीं होनी है, नहीं होगी। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। अब मुझे थोड़ा सा आप कंपैरेटिव स्टडी बताते चलना। एक तो हमने पढ़ा क्या, साधारण विधेयक, और एक है हमारा धन विधेयक। साधारण विधेयक में लोकसभा में मान लो शुरू हो रहा है, तब कहां जाएगा ये, नेक्स्ट हाउस कौन सा है, राज्यसभा। राज्यसभा से भी पास हो गया तो कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा उसको पसंद नहीं कर रहा है, क्या का ऑप्शन होगा इसके पास में, सबसे पहली है संयुक्त बैठक। अच्छा, इसके पास पहले ऑप्शन क्या क्या होंगे, ऑप्शन क्या क्या है इनके पास में, सबसे पहली चीज संशोधन की डिमांड करेंगे, दूसरी चीज रिजेक्ट कर देंगे, या 6 माह तक रोक के रखेगा। वही चीज अगर धन विधेयक की बात करें, यहां पे हम क्या मानते हैं कि ये लोकसभा में आ सकता है या फिर राज्यसभा में भी आ सकता है। यही चीज यहां पे एक हाउस से दूसरी हाउस में जब ट्रांसफर होगा तो राज्यसभा से लोकसभा में ट्रांसफर होगा। लेकिन इस केस में आपका जो डायरेक्शन है इसके फ्लो का, वो किस तरीके का होगा, तो केवल और केवल लोकसभा से शुरू होगा,
फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। क्या ये राज्यसभा से शुरू होकर लोकसभा जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में लोकसभा से राज्यसभा गया। राज्यसभा में इसके पास क्या क्या ऑप्शन है? सबसे पहला, संशोधन की डिमांड कर सकते हैं। संशोधन की डिमांड कर सकते हैं। क्या यह बाध्यकारी है? नहीं है। या फिर ये 14 दिन तक उस पर बैठ जाएंगे, 14 दिन तक रोक सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही चीजें जैसे ही 14 दिन पास हुआ, संशोधन की डिमांड कुछ नहीं आई है, ये सारे प्रोविजन खत्म हो जाएंगे। अब ये जो है राज्यसभा से सीधे राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और राष्ट्रपति के साइन करते ही अब ये क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहां पे मान लीजिए इन्होंने संशोधन की डिमांड की है, वापस से एक नया केस यहां पे याद रखेंगे। मान लीजिए लोकसभा से शुरू हुआ था, राज्यसभा में गया, राज्यसभा को बिल पसंद नहीं आया है, संशोधन की डिमांड किए हैं, अब ये बिल कहां जाएगा? वापस से लोकसभा के पास जाएगा। ठीक है, राज्यसभा ने मान लो संशोधन की डिमांड किया है तो ये बिल वापस से लोकसभा के पास जाएगा। लोकसभा उसमें जरूरी चाहे तो संशोधन करें या ना करें, उसके बाद में वापस से कहां जाएगा? राज्यसभा के पास जाएगा। अब राज्यसभा की मजबूरी है उस बिल को पास करने की, या 6 महीने उस पर बैठे रहेंगे। 6 महीने जैसे ही खत्म होगा अब यहां पे राष्ट्रपति इसमें साइन करेंगे। ठीक है, अब ये फ्लो समझ में आ रहा है क्या? लोकसभा से राज्यसभा गया या राज्यसभा से लोकसभा जाएगा, दोनों हाउस से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर मान लीजिए बीच में कुछ समस्या आती है, कोई एक हाउस उसमें तैयार नहीं है, राजी नहीं है, उनके पास 3 ऑप्शन होंगे, या संशोधन की डिमांड करें, दूसरा या तो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दें, तीसरा है या तो 6 महीने तक उसको रोक के रख सकें। पहली केस, अगर संशोधन की डिमांड किए हैं तो उसमें जो भी जरूरी संशोधन है खुद से करके लोकसभा में भेजेंगे। लोकसभा चाहे तो उस संशोधन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अब ये कहां जाएगा? वापस से लोकसभा से पास होने के बाद में फिर से राज्यसभा जाएगा। अब राज्यसभा की मजबूरी है कि उसको पास करें या फिर जो तीसरा ऑप्शन है उसको यूज करेंगे, 6 महीने तक फिर से बैठे रहेंगे। कौन से बिल पर? ये ओरिजिनल बिल है या अमेंडेड वाला बिल है? अमेंडमेंट वाला बिल, जो उन्होंने संशोधन करके वापस से लोकसभा से राज्यसभा आया था, उस बिल पे ये वापस से संशोधन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन उनका खत्म हो गया। केबीसी खेल रहे थे, एक लाइफलाइन खत्म हो गई। ठीक है, संशोधन की डिमांड अब नहीं कर सकते। अब 2 लाइफलाइन बची है उनके पास। कौन सी? या तो रिजेक्ट कर देंगे या तो 6 महीने तक रोके रहेंगे। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा कि अब उनके पास रिजेक्ट करने का भी पावर खत्म हो गया है। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा होता है, 6 महीने तक उसको रोक के रख सकते हैं, उसके बाद बाय डिफॉल्ट राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। लेकिन धन विधेयक के बारे में एक चीज याद रखेंगे, लोकसभा के पास बहुत ज्यादा पावर है, लोकसभा से ही शुरू होगी। पहली चीज हमने क्या देखा कि इसको शुरुआत कहां से करेंगे? लोकसभा से ही शुरुआत होगी, वापस सेकंड हाउस में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और साइन होते ही एक्ट बन जाएगा। राज्यसभा के पास जो पावर्स हैं वो बहुत नॉमिनल टाइप की हैं, इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। संशोधन की डिमांड करेंगे तो भी उसका कोई सुनने वाला नहीं है, या 14 दिन तक उसको लेकर के बैठे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद उस पर साइन होते ही एक्ट बनना ही है। इसीलिए याद रखिएगा, जब आधार एक्ट आया था, कौन सा? आधार बिल जब आया था तो इसको धन विधेयक के रूप में लाया गया था, न कि साधारण विधेयक के रूप में। ठीक है, अब यहीं पे हमने एक और चीज डिस्कस किया, किसी विधेयक को धन विधेयक होने के सहमति या धन विधेयक होने का दर्जा देना किसके हाथ में है? लोकसभा अध्यक्ष के पावर है कि वो किसी भी बिल को आपका धन विधेयक माने या ना माने। ठीक है, अगर लोकसभा के अध्यक्ष किसी बिल को धन विधेयक के रूप में सहमति दे चुके हैं अपनी, ऐसे केस में उस पर कोई भी सुनवाई होने वाली नहीं है। जैसे कि आधार के केस में हुआ था। आधार एक्ट जब लेकर के आए थे लोकसभा में, तो लोकसभा अध्यक्ष ने इस बिल को, आधार बिल को एक धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने का सहमति दे दिया था। उसके बाद राज्यसभा में गया था, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उसके बाद में प्रेसिडेंट के साइन होते ही ये एक्ट बन गया। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी ऐसा बिल जिसको हमारी सरकार अगर पास करवाने के मूड में ही है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जैसे कि वर्तमान लोकसभा में मोदी जी की सरकार है, कोई भी ऐसा बिल जो चाहते हैं कि पास होना ही है, पास करवाना ही है, इसको किस रूप में लेकर के आएंगे? उसको साधारण विधेयक के रूप में या धन विधेयक के रूप में? धन विधेयक के रूप में लेकर के आएंगे, ताकि उस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने से पहले ही उसमें मामला सेटल हो जाता है। ठीक है, तो धन विधेयक के रूप में इतनी बातें इंपॉर्टेंट थी, इनको याद रखेंगे। उसके बाद में, हाँ, अगर धन विधेयक के
वाला जो विधेयक था, हाँ, जो लेटेस्ट वाला, उसको मान लो कि उसको धन विधेयक के रूप में मान लें अध्यक्ष, और वो राज्यसभा वाला इशू ही नहीं रह जाएगा फिर तो नहीं रहता। तो लेकिन हर बिल को जैसे ही जितने ज्यादा बिल को आप धन विधेयक के रूप में लेकर के आएंगे, उतनी ज्यादा सरकार के खिलाफ नाराजगी भी बढ़ती है। मतलब कानून को समझने वाले जो लोग हैं वो हर बार उंगली उठाएंगे कि इस बिल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जिसको लेकर के आप इसको धन विधेयक के रूप में लेकर के आ सकते थे, क्योंकि धन विधेयक में एक शब्द छुपा हुआ है धन, और धन यहाँ पे जहां पे पैसों से संबंधित मामले होंगे, टैक्स लगाने हटाने या संचित निधि से पैसे डालने निकालने या विदेशों से ऋण के बारे में, ऐसे कुछ मामले बस बताए गए थे। लेकिन जो भी सरकार में जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो इसका दुरुपयोग कर रही है, ठीक है। अब वो इनका दुरुपयोग कर रही है, लेकिन जितनी बार दुरुपयोग करेंगे वो लोगों के बीच में हाईलाइट होते जाते हैं। अगर वो दुरुपयोग करे तो अगर सुप्रीम कोर्ट उस मतलब उसी खिलाफ मतलब तुरंत जैसे जुडिशियल रिव्यू करके उसको धन विधेयक है या नहीं है मतलब वो कर सकती है? नहीं, असल में ये पावर किसकी है? सबसे पहली चीज अध्यक्ष की, और संसद में होने वाली कार्रवाई कहीं भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं आती है, ठीक है। सर अगर आर्टिकल 370 को अगर इसमें ला देती मतलब धन विधेयक के रूप में, फिर दिक्कत होता, फिर उसमें कोई सुनवाई नहीं हो सकता था। लेकिन हर चीज को धन विधेयक के रूप में नहीं ला सकते। सरकार भी जब सामने काम करती है तो उनके पास जवाबदेही होती है, क्रेडिबिलिटी होती है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसको कि पास करवाना एकदम अर्जेंट है, देखा जाता है कि वो किस किस प्रोसेस से पास हो सकता है। उनको लगा कि धन विधेयक के अलावा अगर दूसरे रूप में भी इसको लेकर के आएंगे तो पास करवा लेंगे। कई बार मेजोरिटी की जरूरत होती है। सरकार के पास अगर मेजोरिटी है तो अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग क्यों करेंगे, ठीक है। धन विधेयक क्या है उनके लिए? ब्रह्मास्त्र है। उसको जब यूज करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी उनको भी होने वाली है। बहुत सारे लोग उनको क्वेश्चन करेंगे कि इस विधेयक में कहीं भी पैसों से संबंधित कोई मामला नहीं था, लेकिन आप इसको धन विधेयक के रूप में क्यों लेकर के आएंगे, किस तरीके से प्रूफ करेंगे, ठीक है। कोर्ट में मामला चला भी जाता है कभी इन फ्यूचर किसी भी वजह से, तो कैसे प्रूफ करेंगे कि ये विधेयक धन विधेयक था या नहीं था करके? पैसों से संबंधित मामले हैं तब तो आप प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। पैसों से संबंधित मामले हैं तब तो प्रूफ कर लेंगे कि ये वाकई में धन से संबंधित लेन देन था, इसीलिए इसको धन विधेयक के रूप में लेकर के आया है। लेकिन हर मामले में उसको धन विधेयक के रूप में जब लाएंगे तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार फटकार पड़ते रहती है कि आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं या अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए सोच समझकर उनके पास जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं, मान लीजिए जैसे आर्टिकल 370 वाला था, वहां पे 2-3 चीजें थी। एक तो उनके पास बहुमत था, एक है उस राज्य का सहमति, उस राज्य की सहमति। तो यहां पर वेट किया गया कि जम्मू कश्मीर में कब उनकी सत्ताधारी पार्टी की सरकार आए। अगर उनकी राज्यों की सहमति नहीं होती है तब तो हो सकता है कि इस पूरे बिल को या आर्टिकल 370 को हटाने वाला जो प्रोविजन था इसको धन विधेयक के रूप में लेकर के आ सकते थे। लेकिन यहां पे कहीं भी आपको धन के लेन देन से संबंधित कोई मामला नहीं था। अच्छा, आधार में इन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया था? आधार बिल जब लेकर के आए थे तो इन्होंने ये कहा कि आधार का जो पूरा प्रोजेक्ट है वहां पे संचित निधि से हम पैसे निकालने वाले हैं, इसीलिए हमारा क्या है, धन विधेयक है, ठीक है। आधार एक्ट को इन्होंने किस तरीके से लेकर के आया था? आधार कार्ड बनवाने का जो एक्ट था, इन्होंने ये कहा कि संचित निधि से इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा हम संचित निधि से निकालने वाले हैं, इसीलिए ये आधार एक्ट जो है वो धन विधेयक होगा। एक एक्सक्यूज उन्होंने दे दिया। और कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट समझती है कि वाकई में कोई मामले जो हैं वो राजनीतिक मुद्दे ज्यादा बन जाते हैं। आधार कार्ड बनने से फायदे ज्यादा होंगे, नुकसान कम होंगे। आधार कार्ड बनना चाहिए और लोगों के सेंटिमेंट्स किस फेवर में है, किस राजनीतिक दल के साथ में है, इस आधार पर भी कई बार सुप्रीम कोर्ट फैसले सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट हमेशा सही फैसले सुनाए जरूरी नहीं है। कई बार जन भावनाओं को ध्यान में रखकर भी फैसले सुनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मंदिर मस्जिद वाले कुछ फैसले हो गए, कुछ रेप विक्टिम्स के खिलाफ कोई फैसले हो गए, किसी कोई हत्या से संबंधित कोई फैसला हो गया, गोलकनाथ वाले केस में हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे को थोड़ा सा विस्तारित करके जन भावनाओं का भी ध्यान रखती है और तब जाकर के फैसले देती है। उन्होंने ये देखा कि आधार कार्ड बनने से लोगों का फायदा ही होने वाला है, एटलीस्ट हमें एक मोटा मोटा आइडिया रहेगा कि देश की पॉपुलेशन एग्जैक्ट कितनी है। भाई ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड का एक बेसिक डेटा भी अगर हम निकाल लें तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि 121 करोड़ लोगों के पास आधार है, तो देश में कम से कम 121 करोड़ लोग तो हैं, इससे कम तो नहीं है, इससे ज्यादा हो सकते हैं।
मतलब एक बेसिक सा मोटा मोटा फिगर उनके पास मिल जाता है कि देश में कितने लोग हैं। अब इससे बहुत सारे पॉलिसीज बनाने में हमको सहूलियत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने इस बिल के ऊपर ज्यादा डिस्प्यूट को, मामले को आगे नहीं बढ़ाया, कह दिया कि ठीक है, अगर इसको धन विधेयक के रूप में लाया गया था तो इसको इस तरीके से पास कर सकते हैं। पर हर मामले को अगर आप धन विधेयक के रूप में लेकर के आएंगे तो देश में बहुत सारे खुर्राट किस्म के वकील बैठे हुए हैं, उनको सारे प्रोविजंस और सारे मामले पता है कि इसमें धन विधेयक लग सकता है नहीं लग सकता। तो सरकार जो है वो लंबे समय तक फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते रह जाएंगे। इसी वजह से बहुत ध्यान में रख करके बहुत लिमिटेड चीजों को धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में जितने रेवेन्यू से रिलेटेड चीजें हैं, पैसों के आने और पैसों के व्यय से संबंधित जो चीजें हैं, इसको हम वित्त विधेयक के अंदर रखते हैं। मैंने वित्त विधेयक के अंदर आपको ये जो वेन डायग्राम बताया था, इसको ध्यान में रखेंगे कि सारे मामले, वित्त से संबंधित सारे मामले वित्त विधेयक के रूप में हो सकते हैं, पर इनमें से कुछ मामले ऐसे होंगे जिनको कि हम धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो वित्त विधेयक एक बड़ा डायग्राम है, उसके अंदर एक छोटा सा सबसेट कौन सा है, धन विधेयक। ठीक, तो वित्त से जुड़े सब कुछ मामले जिसमें सरकार के राजस्व से जुड़े मामले हैं, इनको वित्त विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यहां पे एक स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, पर सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए क्या, इसमें रिक्वायरमेंट होगी राष्ट्रपति की अनुमति। उसके बाद में साधारण विधेयक की तरह ही पारित होता है, मतलब लोकसभा से जाएगा या फिर राज्यसभा में जाएगा, वहां से शुरू होने के बाद सेकंड हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसके बाद में ये सारे प्रोसेस जो हम पढ़ चुके हैं, संशोधन की डिमांड हो सकती है, रिजेक्ट हो सकता है 6 महीने तक, उसमें कोई भी निर्णय न ले, ये भी हो सकता है। इसके बाद में अगर इन तीनों ही चीजों से निकल गया और मान लीजिए कि इसमें संशोधन की डिमांड होती है, तो संयुक्त अधिवेशन के पास जाएगा, संयुक्त अधिवेशन इसमें बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन के बाद में फिर कहां पे जाएगा, लोकसभा राज्यसभा यहां पे बैठेंगे। संयुक्त अधिवेशन में कौन कौन बैठेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ हो जाती है, वहां पे 50% प्लस 1 के हिसाब से यहां पे वोटिंग निकालेंगे। वोटिंग अगर इतनी मिल जाती है उस बिल के फेवर में 50% प्लस 1, तब जाके यहां पे प्रेसिडेंट यहां पे साइन कर देगा और अब जाकर के ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एक और चीज यहां पे समझ में आ रहा होगा, संयुक्त अधिवेशन जब भी होगा, यहां पे क्योंकि लोकसभा में मेंबर्स की संख्या ज्यादा है, ठीक है, लगभग राज्यसभा की तुलना में डबल मेंबर्स हैं उनके पास में, तो कोई भी मामला अगर संयुक्त अधिवेशन के लिए जाता है तो उस बिल के पास होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो मामला है आपका, जैसे कि अगर देखो तो क्योंकि लोकसभा में टोटल 550 के आसपास मेंबर्स हैं, राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स हैं, 250 मेंबर्स हैं। इसमें एक कंडीशन याद रखना, एक ऐसी संभावना याद रखिएगा जब राज्यसभा के ज्यादातर मेंबर्स विपक्ष के हों और लोकसभा के कुछ मेंबर्स विपक्ष के हों, तब जाकर के यह संभावना होगी कि संयुक्त अधिवेशन में वो बिल पास ना हो पाए, संयुक्त अधिवेशन में वो बिल पास ना हो पाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको यहां पे मान लीजिए 800 टोटल हो जाएगा दोनों को मिला करके, तो यहां पे 400 प्लस 1 मेंबर्स चाहिए होंगे। मान लीजिए राज्यसभा के 250 मेंबर्स हो गए और लोकसभा के मान लो 150 मेंबर हो गए। सिर्फ यही एक केस होगा जब आपके ये जो संयुक्त अधिवेशन है, इसमें सत्ताधारी पार्टी या सरकार के खिलाफ कोई फैसला आएगा। ठीक है, कोई बिल जब रिजेक्ट होना होगा, तब ये इतना बड़ा नंबर जब लेकर के आएंगे संयुक्त अधिवेशन में, तब जाकर के वो बिल रिजेक्ट होगा। अदरवाइज पास होने की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है संयुक्त अधिवेशन में, दूसरा धन विधेयक में। ठीक है, उसके बाद में चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल मुझे बस तीनों में एक बेसिक सा डिफरेंस बताते चलना। सबसे पहले हमने पढ़ा साधारण विधेयक, उसके बाद हमने पढ़ा धन विधेयक, इसके बाद हमने पढ़ा वित्त विधेयक। सबसे ज्यादा पावरफुल विधेयक कौन है जिसका पास होना कंपलसरी है, धन विधेयक। आधार कार्ड को किस रूप में लाया गया था, धन विधेयक। साधारण विधेयक में कोई बिल कहां से शुरू होगी, कंपलसरी है क्या, किसी एक सदन को कंपलसरी किया गया है कि यहीं से शुरू होना है, नहीं, लोकसभा से शुरू हो सकता है या राज्यसभा से शुरू हो सकता है, फिर सेकंड हाउस में चला जाएगा जहां से शुरू हुआ था, उसके बाद में नेक्स्ट कहां जाएगा,
राष्ट्रपति के पास में। धन विधेयक कहीं शुरू होना जरूरी है क्या? लोकसभा से, लोकसभा से राज्यसभा जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। वित्त विधेयक में कुछ कंपल्शन है क्या? नहीं, यहां पे भी आपका साधारण विधेयक जैसा है, लोकसभा और राज्यसभा से पास होना जरूरी है, सेकंड हाउस में जाएगा, वहां पास होगा, फिर आपका राष्ट्रपति के पास जाना जरूरी है। यहां पे इसमें कितने लोगों का बहुमत चाहिए होगा? 50% से एक ज्यादा। धन विधेयक में यहां पे भी 50% प्लस 1 की मेजोरिटी चाहिए होती है। वित्त विधेयक में भी 50% प्लस 1। लेकिन खास बात क्या है, साधारण विधेयक में अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, यहां पे हो सकता है, ठीक है। वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में इस बिल को कितने दिनों तक रोका जा सकता है? यहां पे साधारण जो विधेयक है इसको 6 माह तक रोक सकते हैं, इसको 14 दिन तक रोक सकते हैं, इसको वापस से 6 माह तक रोक सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इन तीनों में। और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आपका संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।